नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो गए हैं। उसके नतीजे भी लगभग आ गए हैं और उनसे स्पष्ट है कि जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकौर डिक्लेरेशन संगठन बना था, एक साझा मंच बना था, उसने 110 सीटें जीती हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने 74 सीटें जीत पर फतह हासिल की है। बीजेपी दावा कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उभरी भी है, लेकिन क्या इसको एक उसकी बड़ी सफलता के रूप में माना जाए, या जिस रणनीति के तहत उसने जम्मू कश्मीर में ये चुनाव करवाए थे, क्या उसे इससे कुछ हासिल होता हुआ दिख रहा है उन मोर्चों पर? और इस पूरे चुनाव का आखिरकार क्या संदेश निकाला जाए, क्या अर्थ निकाला जाए? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है अनुराधा जी। सबसे शुक्रिया। पहले तो यही है कि इन चुनावों का जो मुख्य संदेश निकलता है वो क्या निकलता है? हम सब ये मान के चल रहे थे कि ये एक तरह का रेफरेंडम है, जो धारा 370 हटाया गया था और उसके बाद से कश्मीर घाटी में या जम्मू के कुछ इलाकों में उसका विरोध हो रहा था। और ये केंद्र सरकार भी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी खास तौर पर, कि वो इसके जरिए ये साबित करेगी कि उसने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल सही था और जम्मू कश्मीर के लोग इससे नाइत्तेफाकी नहीं रखते हैं। तो अब क्या माना जाए, इन चुनाव के नतीजों से क्या कुछ अर्थ निकाले जा सकते हैं इस मुतल्लिक? देखिए, पहले मैं बोलूँगी ये रेफरेंडम क्यों समझा जा रहा है और किस वजह से। ये जो इलेक्शन हुई हैं कोई एक नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुई हैं। पिछले 1.5 साल से या उससे पहले भी काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो स्थगित थी। और पिछले 1.5 साल से तो जब से अगस्त 5 2019 को जो बदलाव आए, जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो चला गया, या धारा 370 को जो बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया गया, धारा 35A को हटाया गया, उसके बाद से तो जितना भी जो सियासी माहौल है वो एक बिल्कुल खामोश होके रह गया था, बल्कि हिरासत में था। एक जो सियासी लोग हैं वो तो हिरासत में थे। और ये जो एक एक बदलाव आया है, एक नए किस्म का एक पॉलिटिकल सेटअप या गवर्नेंस सेटअप जो अब आहिस्ता आहिस्ता लेके पेश किया जा रहा है, ये तो अभी लोगों ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया है। और काफ़ी हद तक लोगों में ये समझ है कि जिस किस्म की सत्ता पहले जम्मू कश्मीर में होती थी, अ, उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे वो अब रहेंगे। ये असेंबली की इलेक्शन भी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की है। तो इसमें अभी तक लोगों की जो समझ है कि जो लोगों की बात है, उनको लगता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास इतना पावर नहीं होगा और ये काफी हद तक जो है सेंट्रली कंट्रोल्ड रहेगी। तो दिस वाज नेवर अबाउट गवर्नेंस, दिस वाज नॉट अबाउट पावर स्ट्रगल। ये पावर के बारे में नहीं था, ये गवर्नेंस के बारे में नहीं था। कुछ हद तक था भी, लेकिन बहुत हद तक नहीं था। और क्योंकि एक एबनॉर्मल कंडीशंस में ये इलेक्शंस हुई हैं, 1.5 साल से कोई सियासी सरगर्मी नहीं हुई है। 1.5 साल से जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ के या बीजेपी जिनको पेट्रनाइज करती है उनको छोड़कर, बाकी सब जो है कोई हिरासत में था, उन पे पाबंदियां लगी गई हुई थी, कोई पीएसए में डिटेन था। तो इस वजह से इसको एक रेफरेंडम के तौर पे देखा जा रहा है। मतलब अनुराधा और जी, आपने कहा कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से मतदाताओं ने इसको नहीं लिया, इसको लिया है विशुद्ध रूप से ये कि एक मैसेज देना है इस चुनाव के जरिए कि हम धारा 370 को हटाए जाने को पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। सीधी सी बात ये थी। जी, गुपकार बिल्कुल। अलायंस ने भी इसी को मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ा। तो जो नतीजे आए हैं वो क्या जताते हैं फिर?
वो जताते हैं कि ये नहीं जताते हैं कि गुपकार अलायंस जो है वो बहुत पॉपुलर है कश्मीर वैली में। हालांकि उन्होंने एक क्लीन स्वीप मेंटेन की है, लेकिन ये वोट जो है ये मुझे लगता है ये गुपकार अलायंस के हक में नहीं है। और जहां तक ज्यादातर मतदान जिनसे बात बात भी हुई, आप रिपोर्ट्स भी कई पढ़ सकते हैं, वो किन मुद्दों पे वोट दे रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस या गवर्नेंस की वजह से दे रहे थे, बट कुछ इसलिए कि जो पिछले साल हुआ है उनमें गुस्सा था। और ये एक पहली बार है कि उनको एक मौका दिया गया था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। एक कई तरह की सेंसरशिप्स और गैग्स जो लोगों पे लगाए गए थे, एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो बिल्कुल बंद हो गई थी, एक मौका मिला था लोगों को अपने आप को असर्ट करने का। ये एक एंटी बीजेपी वोट ज्यादा है। और एंटी बीजेपी इसलिए कि जो सेंटर, जो केंद्रीय सरकार है जो बीजेपी के अंडर है, उन्होंने जिस किस्म के कदम उठाए जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने के, वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और ज्यादातर लोगों को मंजूर नहीं है, सिर्फ ये वादी के लोगों को ही मंजूर नहीं है। जम्मू में भी 10 में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक बहुत क्लियर वर्डिक्ट है जो एंटी बीजेपी है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी को एक बहुत क्लियर मेजोरिटी मिली है और 2 में वो मुश्किल से एक मेजोरिटी में आए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? और पिछले अगर आप कुछ इलेक्शंस देख लीजिए, लेकिन बीजेपी अनुराधा ये जी, नहीं कह बीजेपी तो सकती ये कि दावा कर रही है वादी कि में उसने। गुपकार अलायंस आई है और यहाँ पर जो है जम्मू में है वो बीजेपी को चुना गया है। क्योंकि अगर आप पिछली कुछ इलेक्शंस देख लें 2014 से के ऑनवर्ड्स, तो बीजेपी एक क्लीन स्वीप मेंटेन करती आई है जम्मू में। वो क्लीन स्वीप से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स खो बैठे हैं। ये क्या दर्शाता है? लेकिन बीजेपी तो ये क्लेम कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में भी उसने अपने खाता खोल लिया है, 3 सीटें जीत ली हैं। तो इसको गोदी मीडिया भी इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। बीजेपी भी इसको इस पूरे चुनाव को इस रूप में रख रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा आपने कहा कि देखिए, जम्मू के क्षेत्र बिल्कुल में ही वो सही बात है। अपनी आप अगर बढ़त आप हासिल नहीं हाँ, रख पाई। जी। अगर आप आंकड़े देखें तो 74 इनकी सीट्स आई हैं, सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी है। लेकिन हिंदुस्तान में जो पॉलिटिक्स है, अलायंस पॉलिटिक्स और कोalitions जो हैं, उसका एक लेजिटिमेट हिस्सा है। आप इसकी बुनियाद पे कि कौन सी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वही सबसे ज्यादा आगे है, ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इस पे बेस्ड नहीं है। अगर हम ये इसको लेजिटिमेट एक नैरेटिव माने, तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान की बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं आज तक तो डिस्क्वालीफाई हो जानी चाहिए थी। शायद 77 में इंदिरा गांधी को भी नहीं पावर से हटना चाहिए था। या ये सब जो है ये बेबुनियाद चीजें हैं। दूसरी चीज है कि बीजेपी एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था जम्मू कश्मीर में। से मैंने कहा पहले, काफी हद तक ये पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीनों से ही एक पॉलिटिकल प्रोसेस, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, और खास तौर पे गुपकार अलायंस है या कांग्रेस है या और जो पार्टीज हैं छोटी मोटी जम्मू रीजन की भी हैं, पैंथर्स पार्टी है, इनकी ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं वो पिछले 3-4 महीने में शुरू हुई हैं। वेयर एज बीजेपी ही एक पार्टी थी, वाहिद पार्टी थी जो लॉकडाउन में, पिछले साल के लॉकडाउन में, कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी इनकी सरगर्मियां चल रही थी, इनके कार्डर्स बनाए जा रहे थे, इनके पास सारे रिसोर्सेज थे, मनी पावर इनके पास था, मसल पावर इनके पास था, इनके पास पूरा एक एक सेंट्रल सहयोग था, केंद्रीय सरकार का सहयोग था। और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत मिलिटराइज्ड रीजन है, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी माना जाता है। तो एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं था। बीजेपी के पास पूरा टाइम था अपने आप को मोबिलाइज करने का, अपने आप को स्ट्रेंथन करने का। और तीसरी चीज ये है कि बीजेपी ने 3 सीटें वाकई ही ली हैं और इसको हम झुटला नहीं सकते।
वैली में, और ये पहली बार हुआ है। पंचायत के इलेक्शंस में कुछ सीटें उनको मिली थी पहली बार, तो ये दूसरी बार एक तरह से कहा जाएगा। लेकिन ये ज्यादातर 2 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां पर पोलिंग हुई नहीं। एक खानमो की सीट है और एक और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में शायद, जहां पे पोलिंग बहुत कम हुई। कुछ हजार वोट एक जगह पे पड़े, दूसरी जगह पे तो शायद 400 वोट से ज्यादा टोटल वोट्स नहीं थे। तो ये उन इलेक्शंस में जो एक स्टेट बैक्ड पार्टी है, उसका जीतना इस माहौल में जहाँ पे 1% पोलिंग हो या 2% पोलिंग हो, ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूंगी कि पूरी तरह से इसको झुटला भी नहीं सकते। बीजेपी एक कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है टू मेक इनरोड्स इनटू द वैलीज पॉलिटिक्स। और ये नामुमकिन चीज नहीं है। अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री देखें तो कश्मीर में सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो स्टेट को अपोज करते हैं, या जो पॉलिटिक्स जिस किस्म की उनकी एस्पिरेशंस को सूट नहीं करती है उसके अगेंस्ट रेबल करते हैं। वहाँ पे इस किस्म के लोग भी हैं जो हवा के साथ चलते हैं। अगर 60s में या 50s में कांग्रेस ने 60s में ग्रेजुअली इनरोड्स बनाया वैली में, कश्मीर की वादी में, जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि एक न्यू दिल्ली बैक्ड ये पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसके तहत कांग्रेस ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे बनाई। तो ये नामुमकिन तो नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी भी उस तरह से कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस बना सके, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बहुत फर्क है। और जिस तरह से कश्मीर के लोग उसको देखते हैं, उसमें एक फर्क जाहिर होता है। अगर तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के परफॉर्मेंस को अलग से देखें, 67 सीटें उसने जीती हैं और जम्मू रीजन में भी उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, 25 सीटें जीती हैं। तो इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे पुरानी रीजनल पार्टी है, और इनके जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग लीडर्स रहे हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे, वो कश्मीर बेस्ड थे। तो ज़्यादातर देखा जाता है, और जो एक गलत धारणा है कि ये सिर्फ कश्मीर बेस्ड पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंस सालों से दोनों ही रीजन्स में रहा है, बल्कि लद्दाख में भी रहा है। और एक एक वेल इनके कार्डर्स जो हैं जम्मू के हर रीजन में, सब रीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। और यहाँ तक आप देखेंगे कि जम्मू प्रोविंस के भी एक सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई है। तो ये एक पुरानी पार्टी है, इनके एक अपना बेस है, इनका एक कार्डर है, इनकी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो यहाँ पे लोगों को काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी लोगों में एक्सेप्टेबल भी है। और तो ये एक जो बीजेपी एक नैरेटिव स्पिन कर रही है कि ये जो गुपकार अलायंस है, ये जो सब हैं, ये कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, इनका जम्मू में कोई प्रेजेंस नहीं है, ये उसको भी पंक्चर करता है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उन पे होल्ड जो है गुपकार अलायंस का है, और उसमें ज्यादातर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस है। कुछ कहीं कहीं पीडीपी की भी कुछ सीटें हैं या कांग्रेस की हैं। तो ये काफी जो बीजेपी का नैरेटिव जी, है उसको कांग्रेस। कमजोर करता है। जी, कांग्रेस को कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ थी। हालांकि चुनाव उसने नहीं लड़ा, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन का वो समर्थन कर रही थी। तो अगर उसकी सीट भी जोड़ ले तो 136 सीटें होती हैं, जो कि मोटे तौर पर क्या ये संदेश नहीं देती हैं कि ये जम्मू कश्मीर में अधिकांश आबादी ने धारा 370 को हटाए जाने के निर्णय को रिजेक्ट किया है इस जनादेश में।
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक तो ये धारा 370 के हटने के बाद ये पहली इलेक्शन है और उस दौरान से अब तक कोई यहाँ पे हुकूमत नहीं रही है, यहाँ पे कोई भी सत्ता में नहीं रहा है, सिर्फ एक केंद्रीय सरकार का कंट्रोल, एक डायरेक्ट कंट्रोल रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या ये इस पार्टी के खिलाफ है, ये उस पार्टी। तो जो डायरेक्टली आई मीन जिस इवेंट या इंसिडेंट के बाद ये इलेक्शन हो रही है, तो ये उसी का अम, उसी पे एक रेफरेंडम है या उसी का एक जवाब है। इसको अगर हम इस तरह से देखें कि बीजेपी ने एक दांव खेला था डीडीसीए का गठन करके और उसका इलेक्शन करवा के, तो ये दांव किस हद तक कामयाब माना जाए? क्या ये माना जाए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहती थी जम्मू कश्मीर में अपने हिसाब से कंट्रोल करते हुए, उसमें कामयाब रही है? देखिए कुछ हद तक कामयाब इस तरह से रही कि क्योंकि उनको नॉर्मलाइज करना था, एक बहुत प्रेशर भी है, एक इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल इमेज जो है बीजेपी सरकार की बहुत खराब हुई है कश्मीर के हवाले से। जिस किस्म की लैक ऑफ डेमोक्रेसी, जिस किस्म के लोग हिरासत में लिए गए या यहाँ पे जो नॉर्मलसी नहीं आ रही, तो एक एक कॉस्मेटिक प्रोसेस वो शुरू करना चाहते थे एक नॉर्मल सी दर्शाने के लिए। तो उस हद से तक तो वो कुछ हद तक कामयाब हुए। दूसरा वो करना चाहते थे, एक टेस्ट करना चाहते थे वोटर्स कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस का क्या नतायज रहेंगे। तो वो तो आइंदा आने वाले दौर में पता चलेगा कि क्या होगा, असेंबली इलेक्शंस होंगी भी कि नहीं होंगी और किस तरह से होंगी। अम, तो जो तीसरी चीज ये है कि बीजेपी के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जरूर बनी है जो रिजल्ट्स आए हैं। और अनएक्सपेक्टेड इसलिए रहे कि क्योंकि उनको शायद ये लगता था कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या जो और वादी के बेस्ड ग्रुप्स हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उनकी ये जो कैलकुलेशन है ये सारी खराब हो गई क्योंकि उन्हें लगता था, और वाकई जो जितनी भी ये पार्टीज थी इनकी क्रेडिबिलिटी पिछले कुछ सालों में काफी गिर चुकी है लोगों के बीच में। लेकिन उनकी कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत रही, और जब गुपकार ये पार्टीज ने यही निर्णय नहीं लिया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो एक साथ हो गए, एक साथ पार्टीज का अलायंस बनाया। आई थिंक वो कैलकुलेशंस जो हैं वो उनके मुताबिक नहीं रही हैं, बीजेपी के मुताबिक। एक एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो यहाँ के जो स्पेशल स्टेटस का जाना, यहाँ के जो पावर स्ट्रक्चर्स को वीक कर देना पहले से कहीं ज़्यादा, उसमें सत्ता जो है बहुत हद तक केंद्रीय सरकार द्वारा ही कंट्रोल रहेगी। तो उस लिहाज से वो एक सेफ विकेट पे है फिलहाल। जी, आपको क्या लग रहा है कि अब ये जो डीडीसी के इलेक्शन हो गए हैं और ज्यादा जगहों पर गुपकार घोषणा के समर्थक लोग होंगे, तो वहां की आवाम को ज्यादा आसानी होगी अपने को अभिव्यक्त करने में? या आपको लग रहा है कि ये चुनाव का कुछ मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है? या क्या शेप लेगी अब कश्मीर की राजनीति? देखिए इम्पैक्ट पड़ भी सकता है और ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि केंद्रीय सरकार कितनी ज़्यादा एम्पावर करना चाहती है इन इंस्टीट्यूशंस को। अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री देखें तो जब ऑटोनॉमी थी तो उस वक्त भी मैनिपुलेशंस थी और कंट्रोल था। और अगर आप रीसेंट कुछ दशक देख लीजिए या पिछले कुछ साल ही देख लीजिए, जब एक कोalition गवर्नमेंट थी 2018 में, जिस तरह से
उसे तोड़ा गया और फिर कुछ महीने बाद असेंबली को डिसॉल्व किया गया और एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं किया गया था ये। जो इलेक्टेड, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्टेड जो बॉडीज हैं और जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर केंद्रीय सरकार अपने एक पावर इस्तेमाल करके उन पे हावी हो सकती है, उनके पूरी तरह से कोशिश कर सकती है उनको तोड़ने की, उनको वीकन करने की, उनको गिराने की, अ, तो सब कुछ ज्यादातर जो है वो डिपेंडेंट रहेगा कि केंद्रीय सरकार कितना एम्पावर करना चाहेगी ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट केंद्र काउंसिल्स सरकार तो को, बिल्कुल या एम्पावर नहीं कितना करेगी अनुराधा जी। कंट्रोल आप रखना चाहेगी। जी, आप तो जानती हैं केंद्र सरकार बिल्कुल भी एम्पावर नहीं करेगी, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर वो नहीं है। तो कश्मीर घाटी में तो आपको ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू की कुछ जहां पर वो खुद काबिज है, वहां जरूर ये आज़ादी मिल सकती है। तो इसका कोई असर उस तरह से तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो ग्रुपिंग हुई है गुपकार अलायंस वालों की या पीपुल्स अलायंस वालों की, ये क्या इनको एक राजनीतिक बूस्ट मिला है? क्या ये अब इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि अब हमारे साथ जन समर्थन भी है, एक तरह की वैधता उनको मिल गई है इस चुनाव के जरिए? जी बिल्कुल, एक लेजिटिमेसी उनको जरूर मिली है और एक ये बहुत बड़ा गैम्बल था जो उन्होंने लिया। एक तो मैं कहूंगी कि गुपकार अलायंस ने जो इतनी सीट्स या इतनी बढ़त जो ओवरऑल हासिल की, एक तरफ से कॉन्फिडेंस बूस्टिंग भी है, लेकिन एक तरफ से वो उनको भी पता है ये वोट उनके हक में उतना नहीं है जितना एंटी बीजेपी ये वोट है। लेकिन उसके बावजूद अगर उनको इतनी सीटें मिली हैं, इतनी बढ़त मिली है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ज़रूर है, क्योंकि एक उनके जब इन्होंने ये फैसला लिया कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, एक बहुत बड़ा डिलेमा था उनके माइंड में कि हम किस मुंह से इलेक्टोरेट के पास जाएंगे, जो हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दूसरा, उनका नैरेटिव, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो था कि स्पेशल स्टेटस को बचाना, एक जम्मू कश्मीर का जो एक ऑटोनमी है उसको स्ट्रेंथन करना, ये जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव एक ट्रेडिशनल रहा है, वो तो अब तकरीबन खत्म हो गया। तो वो क्या नैरेटिव लेके जाएंगे? तो एक लेजिटिमेसी उनको मिली है, एक नया चांस मिला है, जो लग रहा था 2-3 महीने पहले तक कि वो पॉलिटिक्स वहीं रुक गई है, खत्म हो गई। माफ कीजिएगा, क्या आगे की राजनीति में आपको दिख रहा है कि अब जो राजनीतिक संघर्ष है वो बढ़ेगा, बीजेपी और गैर बीजेपी पार्टियों का संघर्ष बढ़ेगा, और कश्मीर घाटी में भी अब कहना चाहिए धारा 370 वाला मुद्दा और भी ज्यादा मुखरता के साथ देखने को मिलेगा? इस वक्त तो यही लग रहा है। लेकिन एक आपको बता दूं कि कश्मीर जो है एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, और बहुत हद तक ये अब इसके बाद सेंटर क्या करती है या केंद्रीय सरकार ने क्या सोच के रखा है, ये तो नोइंग जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स है, ये किसी किस्म की ऑपोजिशन को जो टॉलरेट नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पे जब कश्मीर आता है, तो उनकी जो रिटन स्क्रिप्ट थी पिछले साल की कि आपने बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, कम्युनिकेशन ब्लॉकेड तक लगा दिया, एक कर्फ्यू जैसी सिचुएशन नाफिज कर दी, सिर्फ कश्मीर की वादी में नहीं, जम्मू के रीजन्स में भी लोगों को किस तरह से हिरासत में लिया गया, किस तरह से चुप कराया गया और किस तरह से नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की, और जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, अगर उनके मुताबिक वो नहीं चली, तो वो किस हद तक इसको टॉलरेट करेंगे और आगे क्या करेंगे, उनके आगे के क्या स्टेप्स रहेंगे। लेकिन एक संघर्ष डेफिनेटली है, एक लेजिटिमेसी जो बाकी सियासी ग्रुप्स को मिली है इस इलेक्शन के बाद, मेरा ख्याल है वो ये दर्शाती है कुछ ना कुछ संघर्ष तो जरूर रहेगा।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अनुराधा जी कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो गलत है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी अगर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही कि उसने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू किया है, तो ये उसके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। अगर वो ये सोच रही कि इसके बल पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को थोड़ा बेहतर कर लेगी केंद्र सरकार, तो ये उतना आसान नहीं होगा। ये दूसरे मुद्दे पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। ये इतना आसान नहीं होएगा। जैसे मैंने कहा पहले कि जैसा उन्होंने एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार की थी और उनका ये मानना था कि जो कुछ होएगा अब कश्मीर में वो हमारी मर्ज़ी से होगा, कि पत्ता भी नहीं यहाँ पे हिल सकता, और जो कुछ महीने पहले तक लग रहा था कि जो बीजेपी चाहेगी वैसा होगा, बाकी कुछ एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है और ना करेगा। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चला है, अंतर्राष्ट्रीय छवि उनकी खराब हो रही है जैसे आपने कहा। तो एक बीजेपी के लिए एक कांस्टेंट हेडेक बन जाएगा, क्योंकि एक कश्मीर का रीजन एक सिर्फ एक पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है उनके लिए, कि एक ऑपोजिशन की तरफ से चैलेंज जो है वो ही एक चैलेंज रहेगा, लेकिन कश्मीर की क्योंकि एक अपनी अलग से पॉलिटिक्स है, उसका एक अपना यहाँ की जो सिक्योरिटी की स्थिति है, या यहाँ का जो एक हिस्टोरिक एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, यहाँ पे जो मिलिटेंसी है उसको लेकर एक कांस्टेंट हेडेक बीजेपी के लिए एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली फायर फाइटिंग कर रहे होंगे। एक एक आसान स्पॉट नहीं है to be in। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि चूंकि हालांकि तो पीपुल्स अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन हमने ये भी देखा कि जम्मू क्षेत्र में उनमें ठीक से सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। कांग्रेस भी अलग हो गई, मिलकर साथ चुनाव नहीं लड़ा उसने, बावजूद इसके कि गुपकार डिक्लेरेशन के साथ थी, उस पर उसने साइन किया था। क्या इस चुनाव के बाद उनमें ज्यादा एकजुटता आ सकती है या और बिखरने के चांसेस हैं? अम, कुछ हद तक देखिए, कांग्रेस की अपनी जो है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और कांग्रेस की आप पूरे देश भर में ही देख लें तो आपको कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आएंगे, लेकिन कश्मीर के हवाले से तो कॉन्ट्रडिक्शंस और बढ़ जाती हैं। अक्सर हम देखते भी रहे हैं कि कश्मीर कांग्रेस के जो लीडर्स कश्मीरवादी से हैं वो कुछ और बोलते हैं, और जो जम्मू के लीडर्स हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं, और ये पहले भी ऐसा होता आया है। और हालांकि पहले उन्होंने एक गुपकार डेक्लेरेशन को के सिग्नेटरी तो नहीं थे, लेकिन वो मीटिंग्स में आए, और उनकी कुछ जो पॉइंट्स थे उन पे उनकी रजामंदी थी, कुछ पे नहीं थी। और ये पब्लिकली भी आया था, लेकिन वो एकदम से जब एक नेशन वाइड नैरेटिव जैसे ही शुरू कर दिया तो कांग्रेस बैकआउट कर गई। तो ये अब कांग्रेस अनलेस एंड अनटिल अपने कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करे तो ये कहना मुश्किल है कि कांग्रेस इनके साथ रहेगी कि नहीं। बट जहां तक अभी मुझे लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स कश्मीर को लेकर है, या उनके जो इरादे कश्मीर को लेकर हैं, और जिस तरह से जो बाकी जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खास तौर पे, या कम्युनिस्ट पार्टी है, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, इन लोगों में ये समझ आई है कि एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, और मुझे लगता है कि कुछ देर तक ये समझ इनको एक साथ बनाए रखेगी। एक ग्रुप के तौर में उनकी समझ में ये बात आई है कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिटी में है। और उनकी जो एक लड़ाई इस वक्त है, और एक जो कॉमन एनिमी उनका है वो एक ही है। तो शायद वो यूनिटी एटलीस्ट कुछ मुद्दों पे बनी रहेगी, ऐसा लगता है। जी, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के ये चुनाव एक तरह की रायशुमारी जरूर थे। धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ एक तरह का जनादेश जरूर आया है। बीजेपी जो दावा कर रही है कि उसने ये चुनाव फतह कर लिया है, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, उसमें आधी सच्चाई है।
आधी सच्चाई ये है कि उसने अपने ही इलाके में अपनी पकड़ खोई है। कुल मिलाकर अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति इसके बाद क्या शेप लेती है, केंद्र सरकार वहां किस तरह की नीतियां अख्तियार करती है और पीपुल्स अलायंस और गुप्का डिक्लेरेशन आगे क्या रणनीति तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी इस बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।